चलो एएस 19 में हम लोगों ने ना ये क्वेश्चन नंबर 1 तो बाद में कराऊंगा। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क दिया था, बोला खुद से सॉल्व करो। तो इसका ना बेसिक्स बता देता हूँ मैं, कैसे सॉल्व करेंगे अपन। आंसर्स ऑलरेडी है, मॉड्यूल से आपको देखने को बोला था मैंने। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एवरी मंथ एवरी ईयर दिस इज द लीज रेंटल, है ना, एंड दिस इज टू बी पेड फॉर 4 ईयर। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू दिया है और एक्सपेक्टेड रेसिडुअल। तो एक्सपेक्टेड का दो पार्ट होता है, GRV गारंटीड, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अगर 1 लाख रुपीज गारंटीड है, सो द बैलेंस विल बी अनगारंटीड। तो बैलेंस कितना आएगा? 1 लाख आएगा, ठीक है। whenever you will be doing a calculation for lessee, so he will consider only this part, and whenever you are doing calculation for lesser, then he will also consider UGRV, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी वो कंसिडर करता है। लॉजिक पूछेगा तो उसका मतलब ये होता है, कैसा होता है, एज ऑफ नाउ उसने ऑप्शन दिया है कि तुझे खरीदना है खरीद, नहीं खरीदना है मत खरीद। तो लेसर अज्यूम करता है कि सामने वाला नहीं खरीदेगा और मैं जाके इसको मार्केट में बेचूंगा, तो मार्केट में ऑब्वियसली ही कैन एक्सपेक्ट दिस। तो उसका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि लेसर विल नॉट बाई, देन आई विल सेल इन द मार्केट एंड अकॉर्डिंगली आई विल एक्सपेक्ट 2 लाख रुपीज। बट गारंटीड मिनिमम तो 1 लाख मिलना ही है, तो दैट्स वाई ही इज एक्सपेक्टेशन। तो अभी फिलहाल हमको लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ठीक है। सिमिलर सम इज देयर डाउन, ये नीचे है, सेम सम, but that point of view is different, that this question is from the lesser's point of view। तो मैं ये करके दिखाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2। चलो फटाफट देख लेते हैं। So I'm talking about the question number 2 in the books of लेसी। याद रखना, लेसी की बुक में सिर्फ कैपिटलाइजेशन होता है, तो कैपिटलाइजेशन करना होता है। इन हीज बुक्स क्या होता है बताओ? कैपिटलाइजेशन ऑफ लीज्ड असेट, कैपिटलाइजेशन ऑफ लीज्ड असेट। इफ लीज इज FL, फाइनेंस लीज। हम लोग फाइनेंस लीज ही सीख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि फाइनेंस लीज की वजह से AS 19 बना है। अगर ये है तो हम लोग कैपिटलाइजेशन करेंगे। कैपिटलाइजेशन का जो अमाउंट है वो कितना होगा? दैट विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। देयर आर टू फिगर्स वी विल कैलकुलेट, A and B। A is simply the fair value of the asset, fair value of the asset, जो फिलहाल कितना है क्वेश्चन में। If you look at that, fair value is 16 lakh, so one amount we have is 16 lakh। Another we have to calculate is present value of MLP as per lessee। लेसी के हिसाब से जो MLP होता है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है अपने को, ठीक है। MLP एज पर लेसी। अब याद रखना, MLP एज पर जो लेसी होता है वो क्या होता है, वो मैंने आपको सिखाया है कि MLP is two things। One is lease pay, which is in this question lease pay कितना है? 5 लाख रुपीज पर एनम। So 5 लाख रुपीज पर एनम प्लस guaranteed residual value which is 1 लाख रुपीज। इस दोनों अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, इन दोनों का। अब वो कैसे निकालते हैं? अगर आपको याद हो तो ईयर 1 to 4 ईयर्स है, और जो हम पेमेंट कर रहे हैं दैट इज द अमाउंट विच इज गिवन टू अस इज 5 लाख रुपीज। सो वी कैन यूज द शॉर्टकट मेथड DCF का, डिस्काउंटिंग फैक्टर का इधर टोटल लिख देने का। तो व्हाट वी विल डू, 1 डिवाइड बाय 1.1497 विच इज द परसेंटेज गिवन। इफ यू लुक एट दिस, ये दिया है ना, तो 1 डिवाइड बाय 1.1497 करना है, and when you press into equal, you get this amount, sorry, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आपको ये अमाउंट मिलता है 0.869। फिर से इक्वल दबाएंगे
0.756, फिर से इक्वल दबाएंगे 0.658, फिर से इक्वल दबाएंगे 0.572। किसी किसी के कैल्सी में शायद ना हो, अगर आपके पास कैशियो का कैल्सी ये वाला, तो ऐसे केस में क्या करना है बेटा, 1 डिवाइड बाय 1.1497 किया, ठीक है, प्रेस इनटू ट्वाइस, यहाँ पर के लिख के आएगा, उसके बाद होगा इक्वल इक्वल करेंगे तो होगा, तो ये सब अमाउंट दिखाई देगा इक्वल इक्वल करके। लेकिन किसी किसी के अमाउंट में अगर डायरेक्ट कैल्सी में आ रहा है तो मत करो ये डबल इंटू, ये आ गया। अब हमने क्या किया, 1 to 4 एक साथ ले लिया ना मैंने, ये टोटल, इफ यू लुक एट दिस, मैंने यहाँ पे 1 to 4 साथ में ले लिया है ये, इसलिए डिस्काउंटिंग फैक्टर भी मैं क्या करूंगा, टोटल ले लूंगा एक साथ, तो टोटल मार देते हैं 0.869 प्लस 0.756 प्लस 0.658 प्लस 0.572, टोटल इसका आता है 1 to 4 का is 2.855, so I will take up 2.855 and fourth year में you are going to receive 1 lakh rupees, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो फोर्थ ईयर का DCF which is 0.572. Let's calculate present value of cash flow by multiplying those two figures into 5 lakh. राउंडिंग ऑफ अलाउड है बेटा, फुल्ली ऑन राउंडिंग ऑफ बिंदास करिए, कोई टेंशन मत लीजिए। सो 57,200, लेट्स टेक द टोटल ऑफ दिस, दोनों का एडिशन कर दीजिए, 57,200 comes to 14,87,200. So I got the amount which is 14,87,200. Now out of these two amounts, 16 lakh, 14 lakh 87,200, this one is the lowest one, so capitalization will happen at 14 lakh 87,200. What journal entry you will pass in the book? Year 0, आज खरीदा ना वैसा, so entry will be leased asset debit 14 lakh 87,200 to lesser, in the books of lessee कर रहा हूँ ये ऐसे, एंड ईयर एंड पे हम लोग फाइनेंस की एंट्री पास करेंगे, विच विल बी, दिस इज अ काइंड ऑफ लोन समझ के चलो आप इसको, तो एंड ऑफ द ईयर अपने को लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड फाइनेंस चार्जेस डेबिट, विच विल बी सिंपली 14,87,200 का 14.97%, जिस रेट से अपन ने ये सब किया है 14,87,200 into 14.97%, that comes to around 2,26,634, 2,26,634, अरे सॉरी इधर नहीं, टू लेसर, इतना अमाउंट अपने को लेसर के अकाउंट में ऐड कर देना है, सो दैट जब भी हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट आ जाएगा। नाउ आई विल मेक द पेमेंट टू द लेसर, 5 लाख रुपीज पे करना है ना टू कैश बैंक, every year we are going to pay 5 lakh. So when you pay 5 lakh, what does it mean exactly? It simply means that you paid two portion, one is towards the principal, another one is towards the finance charges, that is interest. इंटरेस्ट ऑलरेडी उसके अकाउंट में ऐड किया था, 2,06,34 इतना ऐड किया था अपन ने प्रिंसिपल के टुवर्ड्स, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल के टुवर्ड्स कितना जाएगा, तो आउट ऑफ 5 लाख अगर 2 लाख उधर जाता है तो प्रिंसिपल के टुवर्ड जाएगा 2,77,366, ये समझा क्या? इसके बाद जो एंट्री आएगी, अगर मैं सिंपल बात करूं तो अब आउटस्टैंडिंग लोन कितना है पता है, 14,87,200 था, जिसमें आपने एक एंट्री पास करी जिसमें अपन ने इंटरेस्ट ऐड किया है ना, इसमें इंटरेस्ट ऐड किया, लेकिन बाद में हमने 5 लाख रुपए माइनस भी किया, मतलब इन शॉर्ट हम लोग का जो प्रिंसिपल कम होगा, ये देखो ये माइनस हो गया तो ये तो कट गया, इसमें से ये प्रिंसिपल कैंसिल होगा,
तो इन शॉर्ट प्रिंसिपल के टूवर्ड्स हम लोग ने 2,77,366 पे किया। तो अब जो प्रिंसिपल बचेगा दैट विल बी 14,87,200 माइनस 277,366, 12,09,834। दिस विल बी द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आगे का। एंड वन मोर एंट्री यू विल पास फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ द असेट टू लीज्ड असेट। दिस कुड बी एसएलएम मेथड, ये अपने हिसाब से आप पास कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में एंड ऑफ द डे जो फाइनेंस चार्ज होता है, दिस फाइनेंस चार्जेस एंड दिस depreciation both will be transferred to P&L account. This will be happening in the first year. ये देखो मैंने किया आपके लिए, this I did in the books of lessee. बस यही चीज आपको करना है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पे ये जो मैंने कैलकुलेशन किया ना बेटा, यहाँ पे ये वाला, ये थोड़ा सा ध्यान दियो। तुम्हारा मैथ्स अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा भी रहेगा तो भी चले, ठीक है। बाकी तो आपको मालूम है क्या करना है। ये एंट्रीज हैं। नेक्स्ट ईयर जब आप वापस से एंट्री पास करोगे फाइनेंस चार्ज की, तो अब इस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करेगा वो। मतलब इफ यू आस्क मी टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेगा, देन आई कैन आल्सो कैलकुलेट दैट। एक टेबल बना सकते हैं हम लोग फाइनेंस चार्ज का, जो मैं अभी सेकंड केस में बनाऊंगा, इन द बुक्स ऑफ लेसी के केस, लेसर के केस में बनाऊंगा। सो लेट मी डू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। जस्ट कॉपी दिस पार्ट so that I can take you to the question number 3. ये हो गया तेरा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, होमवर्क दिया था, सॉल्व कर दिया ताकि तकलीफ कम हो तुमको। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, सेम क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 बट फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बाकी कोई चेंजेस नहीं है। अब जो लेसर होता है ना, इन द बुक्स ऑफ लेसर व्हाट ही डज, लेसर का तो भाई ऐसा है, उसके हिसाब से ये फाइनेंस किया उसने, उसने ना सामने वाले को लोन दिया है, और लोन कितना दिया है वो अमाउंट अपन निकालते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द टेक्निकल टर्म विच इज यूज्ड कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, शॉर्टकट में जीआई। जीआई मतलब क्या, एमएलपी एज पर लेसर, लेसर के हिसाब से एमएलपी, एमएलपी लेसर के हिसाब से। अब जब लेसर एमएलपी कैलकुलेट करता है ना, तो उसका कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। वो क्या बोलता है, इसमें ना क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो लीज पे आएगा, जो पता है 5 लाख रुपए 4 साल पे करने, 4 years, दैट बिकम्स 20 lakhs, ये आ गया। दूसरा, सेकेंड इसी के अंदर आएगा वो, ही कंसिडर द गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू एज वेल एज अनगारंटीड रेसिडुअल, इन शॉर्ट रेसिडुअल वैल्यू, बट मैं वैसा लिखता हूं जीआरवी विच इज 1 लाख, एंड ही ऑल्सो एड्स कॉल्ड यूजीआरवी, इधर स्टार मार देता हूं, अज्यूमिंग दैट कि वो सामने वाला लेसर लेसी नहीं खरीदेगा, तो इसको ही बेचना है। सो टोटल विल बी 22 लाख। दिस विल बी ट्रीटेड एज अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इफ यू आस्क मी व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, देन 22 लाख। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है अपन ने। सो सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं एनआई। याद रखना, when I talk about gross investment, I talk about the MLP as per lesser। तो MLP में ये तीनों आते हैं, A, B, C। सिमिलर वे यहाँ पे मुझे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP एज पर, पूरा टेक्निकल बता रहा हूं मैं, मतलब मुझे कुछ ये नहीं करना है कि एकदम इजी लैंग्वेज कर दो। जो टेक्निकल लैंग्वेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यूज की गई है वही लैंग्वेज मैं भी यहाँ यूज कर रहा हूँ। कल जाके आप अगर इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो आपको स्मूथली जाएगा। सो लेट मी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। सिमिलर वे, ईयर 1 to 4 इसमें भी है, अमाउंट तो वही है 5 लाख है। तो 1 to 4 का डीसीएफ फैक्टर कितना होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर, वही जिसको टोटल मारते हैं अपन लोग, तो हमने ऑलरेडी कर रखा है लेसी के केस में।
2.855 वही आएगा, थोड़ी बदल जाएगा पागल। 855 फोर्थ ईयर में, हियर वी विल टेक 2 lakhs। वाई 2 lakhs? बिकॉज इसमें गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू बोथ आर देयर, राइट? सो 572 लेट्स मल्टीप्लाई। थोड़ा सा स्लाइड ज्यादा आएगा, है ना, बिकॉज उसमें हमने वो भी कंसिडर किया ना, 5 लाख इंटू 2.855, 14,27,500 एंड 0.572। मैं कैलसी यूज कर रहा है, तो आई एक्सपेक्ट यू पीपल ऑल्सो टू डू दिस कैलकुलेशन। छापने को नहीं बोला है। So let's take the total, 14,27,500 comes to 15,41,900. Obviously this amount will be lower than the amount which we calculated in a gross investment. ये net investment है, net investment बोले तो present value. Now unearned finance income is simply GI minus NI. GI is 22 lakh minus 15,41,900. So the difference is called unearned finance income, which is, बोलने का मतलब होता है लेसर 6,58,100 कमाएगा, he will earn in 4 years as फाइनेंस चार्ज। इसका मीनिंग ये है, आप इसको इंटरेस्ट बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलने का मतलब ये है, वो आज की तारीख में देगा लोन इतना, है ना, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम इस पूरे प्रोसेस में ही विल अर्न एक्स्ट्रा दिस मच। दैट मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट इज 22 लाख, विच इज गोइंग टू, आज की तारीख में उसको 15,41 देना है। अगर मुझे कोई पूछे पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, सो आई कैन डू दैट। उसके पहले आई एम गोइंग टू शो यू हर साल का इंटरेस्ट कितना होगा। ये जो है ना, इसका ब्रेकअप एवरी ईयर के हिसाब से। फॉर दैट वी नीड टू मेक अ रीपेमेंट शेड्यूल। देखो जरा, रीपेमेंट शेड्यूल जैसे बैंक कैसे देता है लोन लेने के बाद कि आपको ये भरना है, तो सिंपली ईयर 0, 1, 2, 3, 4 लोन अमाउंट, इंटरेस्ट, ठीक है, रीपे और आउटस्टैंडिंग लिखते हैं। चलो फर्स्ट 0 ईयर में 5 लाख रुपया, सॉरी 5 नहीं, कितना दिया, पूरा पूरा 15 दिया ना, पूरा लोन लिखने का। यहाँ पे लोन कितना है, 15,41,900 दिया मान लो। ऑब्वियसली 0 ईयर में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ के चलिए 14.97%, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 14.97%। अब 15,41,900 कैलसी में ले लीजिए इंटू 14.97%, एक साल के बाद उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2,38,22। मैंने इसके ऊपर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। सो एट द एंड ऑफ द डे 41,900 था, उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, बराबर है। 15,41,900 में इंटरेस्ट अमाउंट ऐड किया, विच इज ऐड 230,822 माइनस 5 लाख रुपीज का पेमेंट हो गया। तो एट द एंड ऑफ द डे 12,72,722 बचेगा। मैंने यहाँ पे एक कॉलम नहीं बनाया, ईएमआई पे हो रहा है। अगर आप ईएमआई का कॉलम बनाओगे तो ऑटोमेटिक वो ईएमआई भी दिखेगा, है ना। अब ये बचा, अब सेकेंड ईयर वापस से इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 14.97% के हिसाब से, विच कम्स टू 1,95,26 इसके ऊपर इंटरेस्ट। दैट मीन्स नाउ 12,72,722 बैलेंस था,
उसमें प्लस इंटरेस्ट करो, 1272,722 में इंटरेस्ट ऐड किया, माइनस 5 लाख रुपीज का रीपेमेंट, तो बैलेंस हो जाएगा 9,63,248। फिर से इसके ऊपर इंटरेस्ट दीजिए इंटू 14.97% के हिसाब से, दैट कम्स टू 1,44,198 आ रहा है। मैं 200 लिख देता हूँ, ये 100-200 रुपए 50-60 रुपए की मगजमारी मत करो। नाउ 9,63,248 में पहले इंटरेस्ट ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऐड करो, माइनस 5 लाख कर दो, तो हियर कम्स 6,07,446। ओके, अगेन यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड करेंगे, this will be last interest 14.97%, that comes to around 90,935 पकड़ लो, एड टू द प्रिंसिपल 6,07,466 में ऐड कर दीजिए पहले इंटरेस्ट 6,07,466 एंड माइनस 5 लाख, समवेयर 1,98,400 आएगा, है ना। एक्चुअली यहाँ पर कितना बचना चाहिए पता है, 2 लाख रुपीज, बिकॉज याद है वो रेसिडुअल वैल्यू बचना चाहिए। तो जो डिफरेंस है 1,98,400 माइनस 2 लाख, कितने का डिफरेंस है, 1,600 का, वो 1,600 यहाँ ऐड कर दो बैलेंसिंग फिगर बोल के, 90,935 प्लस 1,600, तो लास्ट वाले में इंटरेस्ट हम कितना लिखेंगे पता है, 92,535। अभी परफेक्ट है, बोलने का मतलब इतना थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। नाउ इफ यू टेक दिस टोटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट कितना कमा है, तो 92 प्लस 144 200 प्लस 195 26 प्लस 230 822 कितना आता है, 6,58,083 आता है। मैं 100 लिख देता हूँ, विच इज एग्जैक्टली द इंटरेस्ट अमाउंट दैट वी हैड डिसाइडेड। ये दिख रहा है। तो ये रीपेमेंट शेड्यूल बनाने से आपको मालूम पड़ता है कि हर साल का कितना इंटरेस्ट अमाउंट होगा। हालांकि ये अपने को बनाना नहीं है, एग्जाम में बनाना नहीं है, ये बनाना नहीं है, ये तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। जब आपको संदेश सर हायर परचेस करके चैप्टर सिखाएंगे ना, या आप जब कैपिटल बजटिंग सीखोगे एफएम में, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगी। फिलहाल इतना बॉदर मत करना, ठीक है। नाउ अगर जर्नल एंट्री मुझे अगर पूछोगे इन द बुक्स ऑफ लेसर, लेसर की बुक में अगर जर्नल एंट्री पास करनी है तो क्या एंट्री आएगी, सबसे पहला ईयर 0, ईयर 0 में उसने अपना असेट उठा के दे दिया, तो देखो लेसी से पैसा लेना है टू लीज्ड असेट, कितना पैसा लेना है सर, वही जो लोन दिया है उसने, जिससे हमने शुरुआत किया सम का, तो जो लोन अमाउंट रहेगा इसके हिसाब से वो 1541,900, 1541,900, ठीक है। अब ईयर एंड में वो क्या करेगा, इंटरेस्ट ऐड करेगा, दैट इज टू से उसके लिए इनकम है तो लेसी अकाउंट डेबिट उसके अकाउंट में ऐड करेगा टू फाइनेंस चार्जेस बोलो या फाइनेंस चार्जेस इनकम वाला, दिस इज द इनकम फॉर हिम, इनकम बुक करेगा एट द रेट 14.50 लाख 41,900 पे 14.97% से, वही अमाउंट आएगा जो टेबल आपने बनाया ना, टेबल का जो पहला अमाउंट है फर्स्ट अमाउंट वही आएगा, दिस वन 2,30,822, समझा क्या। अब लेसी से पैसा आएगा, दैट इज टू से कैश बैंक अकाउंट डेबिट,
कितना आएगा? 5 लाख रुपए। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इस बंदे ने को जो पैसे मिले हैं वो दो पार्ट है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल की एंट्री है और ये उसने इंटरेस्ट ऐड किया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो उसको 5 लाख मिल रहा है उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट 2,38,22 है। तो 5 लाख में से अगर मैं 238,22 माइनस कर दूं, सो 2,69,178 टूवर्ड्स प्रिंसिपल पेमेंट था। टूवर्ड्स प्रिंसिपल मतलब ये प्रिंसिपल में से इतना माइनस करोगे तो आउटस्टैंडिंग जो उसके नाम पे बचेगा वो अमाउंट होगा, आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट होगा 15,41,900 माइनस 2,69,178। 15,41,900 minus 269,178, that comes to 12,72,722. This will be the outstanding at the end of the। अब इंटरेस्ट इसके ऊपर पे करना पड़ेगा। इट्स लाइक लोन, जैसे बैंक से लोन लेते तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सिमिलर वे। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और ये टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, ये देखो। अब इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट करेंगे। सिमिलर भी ये सिलसिला चलता जाएगा। कितने साल चलाएगा? 4 साल। 4 साल के बाद आपके अकाउंट में बैलेंस बचेगा ये। तो सामने वाला अगर 1 लाख रुपया देगा तो 1 लाख राइट ऑफ टू पीएनएल, और अगर 1 लाख रुपया नहीं दिया तो सिंपली अज्यूम कर लो कि भाई आपने 2 लाख में बेचा रहेगा। मतलब वो उधर तक आपको जाना नहीं, उतना कैलकुलेशन करने नहीं है। फिलहाल ये समझ में आ गया, दोनों का फर्स्ट ईयर बता दिया। सो विद दिस बैकग्राउंड what I have done, I have solved this part and this part, so not to be confused। ठीक है। Now I can expect this question to be done by you, एंड आपको इसका अगर आंसर चाहिए तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें नंबरिंग कंटिन्यू रहता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ना। यू कैन सी दिस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ऐड करता है, ये देखो। दिस टेबल इज ऑल्सो मेड, जो मैं आपको फाइनेंस वाला समझा रहा था। दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज टू सॉल्व दिस वन। क्वेश्चन नंबर, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो इसमें जब भी टेबल बनाओगे तो देखो इसने कैसे किया है। सर हम तो ऐसे नहीं करते हैं, आप मेरी टेक्निक से भी करोगे ना, शॉर्टकट वाले तरीके से, तो भी आंसर यही आएगा। कैसे करते हैं हम लोग ईयर लिख के 1 to 4 ईयर्स लिख देते हैं, है ना। और हम लिखते हैं 6,25,000 अमाउंट में, और हम क्या करते हैं इसका टोटल ले लेते हैं। सो मैं ले रहा हूँ 0.8696 प्लस 0.7561 प्लस 0.5775, सॉरी 0.6575 plus 0.5718, total comes to 2.855 this year. Multiply this 6,25,000, that comes to around 17,84,375 आता है, and the fourth year which is 1,50,000, नहीं सॉरी 750 लिखा है ना ये लोग ने, माइनस 625, 1,25 है। नहीं, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना दिया है? अच्छा 375 दिया है। देन ये लोग ने कुछ तो गड़बड़ किया है, क्योंकि 375 अगर हम लोग लेंगे ना तो आंसर ये आएगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग ने 375 लिया ही नहीं है। ये लोग ने इस क्वेश्चन में यहाँ पर फोर्थ ईयर का ये देख रहे हो 6,25,000, तो 6,25,000 में प्लस कितना करोगे कि 7,50,000 होगा, उतना लिया है। सो 7,50,000 माइनस 6,25,000, 1,25,000 लिया है, तो ये गलत है, ये 1,25,000 होगा, नहीं तो आपका आंसर ही नहीं आना है।
तो 1,25,000 लेके सॉल्व करो तो आंसर आएगा आपका। और लास्ट ईयर का 0.5718 है, मल्टीप्लाई दैट 1,25,000 0.5718, that comes to 71,475. This plus this 178,4,375 comes to 18,55,850, which is same this. तो you have this mechanism कि जिसमें आप शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हो, चलेगा। क्या होता है जनरली अगर ये अमाउंट सेम होते हैं ना तो हम लोग एक ही बार में डीसीएफ लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये अमाउंट अलग अलग होता है ना तो अपने को टेबल बनाना पड़ेगा। मतलब ये टेबल कब बनाते हैं, व्हेन अमाउंट्स आर अलग अलग, एंड दिस शॉर्टकट इज अलाउड ओनली व्हेन द कैश फ्लो इज यूनिफॉर्म, इसलिए मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ कब से। ठीक है, तो ये वाला जरा चेंजेस है यहाँ पे, देख यहाँ पे ध्यान देना, गड़बड़ नहीं करना, ये रॉन्ग है। तो कर लीजिए इतना।